हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और हमने एक टॉपिक भी कवर कर लिया था जो कि था यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कि घर में जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें कहाँ कहाँ माइक्रोब्स का यूज है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कि इंडस्ट्री के लेवल पे माइक्रोब्स कैसे यूजफुल हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे टॉपिक्स वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेवरेजेस, ठीक है, कि जो ड्रिंक्स होती हैं वहां पे माइक्रोब्स ड्रिंक्स बनाने में कैसे हेल्प करते हैं, और जनरली जो ड्रिंक्स हम डिस्कस करेंगे वो होंगी अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स डिस्कस करेंगे इसमें हम। देन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में जो है कैसे हेल्पफुल है माइक्रोब्स। थर्ड इज ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर वो बनाने में कैसे हेल्पफुल हैं। एंजाइम्स बनाने में कैसे हेल्पफुल है, किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को अगर आपको कराना है या बायोकेमिकल रिएक्शन को आपको कराना है तो आपको एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो एंजाइम्स बनाने में कैसे हेल्पफुल है, कौन कौन सा एंजाइम्स कौन सा टाइप का माइक्रोब बनाएगा, उनका नाम क्या है, वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकते हैं, बॉडी पे अफेक्ट कर सकते हैं। मेडिसिनल यूज ज्यादा होता है इन मॉलिक्यूल्स का, तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेवरेजेस में। और बेवरेजेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे मैं बात करूंगा फर्मेंटेशन के बारे में। और कौन सी फर्मेंटेशन के बारे में बात करूंगा यहाँ पे मैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब है, फर्मेंटेशन का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करना। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन सी होती है, जिसके अंदर माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एज अ बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, अल्कोहल। और अल्कोहल कौन सा मिलता है आपको याद रखना है, इथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल नहीं, कौन सा, इथेनॉल मिलता है। तो बेवरेजेस में फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड माल्टेड सीरियल्स। फर्मेंटेशन किसका हो सकता है, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन करना है तो कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चाहिए। अब वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, फ्रूट जूस हो सकता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब जिसका भी रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसमें से भी एनर्जी निकल रही है, वो होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो वो क्या है, हो सकता है फ्रूट जूस हो सकता है, या फिर कोई सीरियल हो सकता है जो कि माल्टेड हो। माल्टेड मतलब उसके अंदर माल्टोज शुगर, कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसका फर्मेंटेशन कर सकते हो और उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इथेनॉल, ठीक है। फर्मेंटेशन अगर आप करा दोगे तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, एज अ बाय प्रोडक्ट इथेनॉल मिलने वाला है, विच इज अल्कोहल। और ऐसे ही बनाई जाती है अल्कोहल, कैसे बनाई जाती है, कि फ्रूट जूस या फिर सीरियल्स को, ठीक है। सीरियल्स में जनरली किसका यूज करते हैं, हम जनरली यूज करते हैं सीरियल्स के अंदर जौ का, ठीक है। तो जो सीरियल्स होते हैं आप उनका यूज कर सकते हो जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट होनी चाहिए, या फ्रूट जूस का। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक माइक्रोब चाहिए, और वो माइक्रोब क्या करेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। और आपने जो सॉल्यूशन क्रिएट किया है जिसके अंदर फर्मेंटेशन हो रही है, धीरे धीरे एज द टाइम पासेस धीरे धीरे उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। और एक लेवल के बाद जब अल्कोहल की फिक्स्ड परसेंटेज हो जाएगी, आप उसको एज अल्कोहलिक बेवरेज, अल्कोहलिक ड्रिंक क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको बेच सकते हो। देन यहाँ पे जो माइक्रोब यूज करते हैं वो माइक्रोब एक टाइप का यीस्ट है, जो कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यीस्ट का नाम और इसकी स्पेलिंग नहीं भूलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट यीस्ट है, पिछली क्लास में भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ नाम, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। क्या नाम है इस यीस्ट का, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि ये बेकर यीस्ट है। आज की क्लास में बता रहा हूँ कि ये जो है ये किस में यूज कर रहा है, ये अल्कोहल बनाने में यूज कर रहा है। वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे थे, इसलिए इसको बोला था बेकर यीस्ट। यहाँ पे हम ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं हम इसको ब्रूअर्स यीस्ट, ब्रूअर्स यीस्ट। तो सेम ही है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी एक ही है, इसी का नाम ब्रूअर्स यीस्ट भी है, इसी का नाम बेकर्स यीस्ट भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी जगह पे इसका यूज कर रहे हो। अगर आप इसका यूज कर रहे हो बेकिंग में, बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हो फ्लफी बनाने में, अपनी बेकिंग किसी भी चीज को बेक कर रहे हो आप, फ्लफी बनाने में यूज कर रहे हो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसको बोलोगे बेकर्स यीस्ट। और अगर आप अल्कोहल बना रहे हो, इससे इथेनॉल बना रहे हो, तो इसको बोलोगे ब्रूअर्स यीस्ट। तो दोनों सेम ही चीज के नाम है,
किसी बेकर से पूछोगे कि इसका नाम क्या है तो वो बोलेगा सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का नाम क्या है, बेकर्स यीस्ट। और किसी ब्रूअर से पूछोगे तो क्या बोलेगा, ब्रूअर्स यीस्ट। तो ये दोनों एक ही के नाम है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, आंसर आपको सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जरूर याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बेकर्स यीस्ट किसको बोलते हैं, या आपसे पूछेगा ब्रूअर्स यीस्ट किसको बोलते हैं, तो आंसर विल बी सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स धीरे धीरे अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ती रहती है ड्रिंक के अंदर, जितनी ज्यादा दिन तक रहेगी उतनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बढ़ेगी। लेकिन स्टिल अल्कोहल की परसेंटेज और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस की जाती है, विच इज अ प्रोसेस, प्रोसेसिंग का एक पार्ट होता है। उस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। अगर आप उस अल्कोहलिक ब्रॉथ का, मतलब उस सॉल्यूशन का जिसमें आप अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हो, लेट्स से फ्रूट जूस था, ग्रेप जूस ले लेते हैं, ग्रेप जूस था, उसको उसका आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को हम ब्रॉथ बोलेंगे। तो आपने वो ब्रॉथ क्रिएट किया, उसके अंदर आपने यीस्ट डाल दिया, ब्रूअर्स यीस्ट विच इज सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे फर्मेंटेशन होता जा रहा है, उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। अब अगर आप चाहते हो कि अल्कोहल की परसेंटेज और ज्यादा बढ़े, तो आप एक प्रोसेस करते हो जिसका नाम है डिस्टिलेशन। क्या करते हो प्रोसेस, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, डिस्टिलेशन में अल्कोहल की परसेंटेज जो है वो बढ़ती रहती है। आपकी अल्कोहल थोड़ी सी गाढ़ी होती रहेगी और परसेंटेज ऑफ अल्कोहल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स दो तरीके से बनाई जा सकती हैं, एक विदाउट डिस्टिलेशन, एक होती है विद डिस्टिलेशन। तो विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन, जो विदाउट डिस्टिलेशन होंगी ऑब्वियसली उनमें अल्कोहल कंटेंट, अल्कोहल की परसेंटेज कम होने वाली है, और जो विद डिस्टिलेशन होगी उनमें अल्कोहल का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो विद डिस्टिलेशन है उनका एग्जांपल है विस्की, रम और ब्रांडी। तो ये तीन आपको मिलेंगी क्या, विद डिस्टिलेशन। उसके अलावा विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर, ये आपको नाम जरूर याद रखने हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और उन पे क्वेश्चन आ जाता है। एमसीक्यूज में तो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विद डिस्टिलेशन। तो आपको ऑप्शन ढूंढना होगा कि इन तीनों में से कोई होगा, या विदाउट डिस्टिलेशन तो इन दोनों में से कोई होगा। तो डिस्टिलेशन के साथ बन रहा है, तो अगर डिस्टिलेशन करी गई है बनाने के बाद, तो इसका मतलब उसमें अल्कोहल की परसेंटेज क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो विस्की, रम और ब्रांडी, इनमें क्या होगी, अल्कोहल की परसेंटेज ज्यादा मिलेगी। वाइन एंड बियर, इसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज क्या मिलेगी, जो आपको कम मिलेगी, और विस्की, रम और ब्रांडी में ज्यादा मिलेगी। तो अल्कोहल की परसेंटेज के बेसिस पे विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन आप दो तरीके से इन बेवरेजेस को प्रिपेयर कर सकते हो। ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज हो आपको ये जरूर याद रखना है, जिसको ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं। तो सेम ही यीस्ट का नाम बेकर्स यीस्ट भी है और ब्रूअर्स यीस्ट भी है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे, विच इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने में कैसे हेल्प करता है। नाउ हम सबसे पहले देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है। तो एंटी का मतलब होता है विच इज ऑपोजिट, ठीक है, मतलब अपोजिंग। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोस का मतलब होता है लिविंग, जिससे बायोटिक्स आया है। तो ऐसी कोई भी ऐसा केमिकल विच इज अगेंस्ट लिविंग, मतलब जो कि लाइफ के अगेंस्ट है। और कौन सी लाइफ के अगेंस्ट, लाइफ को ये किसको कंसिडर कर रहे हैं लिविंग के अंदर, लिविंग के अंदर ये उन ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में बीमारियां कर सकते हैं। तो ये वो केमिकल्स हैं जो कि उन ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मतलब अगेंस्ट लिविंग, ऐसा कोई केमिकल जो कि लिविंग सेल को किल कर सकता है, और एक पर्टिकुलर टाइप के लिविंग सेल को ही किल करेगा। और वो कौन सा सेल है जो कि हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, बीमारी फैला रहा है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, आपको पता है बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। हम जब बीमार होते हैं डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के देता है, जो कि हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया होगा तो उसका सेल किल होना शुरू हो जाएगा, तो एकदम से अमाउंट कम हो जाएगा बैक्टीरिया का, हम ठीक हो जाएंगे जल्दी। तो अगेंस्ट लिविंग एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक एक्चुअल में हमें मिलती कैसे है, हमें एंटीबायोटिक मिलती है ऑर्गेनिज्म से, किसी माइक्रोब से। अब ये माइक्रोब के अंदर एंटीबायोटिक क्यों बन रही है, जरा समझो। ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डिफेंस के लिए इन एंटीबायोटिक्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, अपने डिफेंस के लिए। मतलब अगर इन माइक्रोब्स को कोई भी दूसरा माइक्रोब, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया को ये वाला बैक्टीरिया बीमार कर रहा था, अब इससे बचने के लिए ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, एंटीबायोटिक रिलीज करता है। तो एंटीबायोटिक एक माइक्रोब क्यों प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक एक माइक्रोब प्रोड्यूस कर रहा है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डिफेंस के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, कि जैसे ही एंटीबायोटिक के कांटेक्ट में बैक्टीरिया आएगा, ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा।
और हमें ये बात जब पता चली, कैसे पता चली, कब पता चली वो भी देखेंगे, लेकिन जब हमें ये बात पता चली कि भाई माइक्रोब जो है एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रहे हैं जिसकी मदद से जो है दूसरा माइक्रोब ग्रो नहीं कर पा रहा है, मतलब एक माइक्रोब, एक बैक्टीरिया रिलीज कर रहा है ऐसा केमिकल जिसकी वजह से दूसरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है वहां पे। तो मैं इस केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लूं और इस केमिकल को यूज कर सकूं मैं, अगर ये बैक्टीरिया मेरे को बीमार कर रहा है तो इस केमिकल को मैं यूज कर सकता हूँ इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को बॉडी में रोकने के लिए। तो पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, ये काम कैसे करती है, आपको ये समझ में आया पहले कि माइक्रोब क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को, इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उनका खुद का डिफेंस हो सके। तो अपने डिफेंस के लिए एंटीबायोटिक्स को क्या कर रहे हैं, माइक्रोब रिलीज कर रहे हैं। अब फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस हुई वो थी पेनिसिलिन। क्या प्रोड्यूस हुई, पेनिसिलिन, विच वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले डिस्कवर किया, और डिस्कवर कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में इनका कोई रीजन, मतलब इनका कोई मोटिव नहीं था कि मेरे को एंटीबायोटिक जैसी चीज डिस्कवर करनी है, ये तो डिस्कवर हो गई इनसे। कैसे डिस्कवर हुई, ये स्टडी कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस यूरिया। क्या नाम है बैक्टीरिया का, स्टेफाइलोकोकस यूरियस। ठीक है, आपको नाम नहीं याद रखना है इसका, स्टेफाइलोकोकस यूरियस बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे। तो इनको पता चला कि ये बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर टाइप की प्लेट के ऊपर, ठीक है, बाकी प्लेट्स पे तो बैक्टीरिया ये ग्रो कर रहा है, लेकिन एक प्लेट के ऊपर ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, एक प्लेट के ऊपर बिल्कुल भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इनका दिमाग चला कि जब बाकी प्लेट्स पे ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया, तो सिर्फ एक प्लेट पे ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी करना शुरू किया इस प्लेट को कि ऐसा क्या जादू है इस प्लेट के अंदर कि ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इनको पता चला कि इस प्लेट के ऊपर एक एक क्या ग्रो कर रहा है, एक फंगस ग्रो कर रहा है जिसका नाम है पेनिसिलियम नॉट एटम। क्या नाम है, पेनिसिलियम नॉट एटम। एक ऐसा फंगस ग्रो कर रहा है जो कि क्या करता है, जो कि जिसके प्रेजेंट होने की वजह से ये स्टेफाइलोकोकस जो है इस पे ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने बोला कि कोई ना कोई केमिकल रिलीज हो रहा है इस प्लेट के ऊपर जो कि ये फंगस रिलीज कर रहा है, उस केमिकल की वजह से ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये ऐसा केमिकल है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकता है। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक निकला। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक यही था, पेनिसिलिन। ठीक है, और इस पेनिसिलिन का बहुत ज्यादा यूज होता है आज भी एज एन एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन का एज एन एंटीबायोटिक यूज किया जाता है टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर या कहीं पे कट लग जाए तो आप पेनिसिलिन का यूज करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर सकते हो। ये पेनिसिलिन का बहुत ज्यादा यूज किया गया वर्ल्ड वॉर के अंदर, कि जब भी कट लगता है था किसी भी सिपाही के, या कट लगता था किसी भी सोल्जर के, तो वहां पे पेनिसिलिन का यूज किया जा सकता था। इससे पहले क्या होता था कि छोटे से कट में इन्फेक्शन की वजह से ही बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था सोल्जर के। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान, और अगर थोड़ा सा बड़ा कट हो तो इवन डेथ भी हो जाती थी इन्फेक्शन की वजह से। तो ये इन्फेक्शन को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प किया किसने, पेनिसिलिन ने। कैसे हेल्प किया, क्योंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने नहीं दे रहा। तो ये एक ऐसा केमिकल है जो कि खुद एक फंगस, एक माइक्रोब ग्रो रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे। तो दीज आर एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस यूरियस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस इन्होंने देखा कि एक प्लेट पे ग्रो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा था ये, क्योंकि उसके ऊपर एक फंगस ग्रो कर रही थी जिसका नाम है पेनिसिलियम नॉटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नॉटेटम। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन इन्होंने निकाला नहीं। ठीक है, डिस्कवर तो कर लिया कि भाई ऐसा कोई केमिकल है, ठीक है, उस केमिकल का एक्चुअल यूज और उस केमिकल को बाहर निकालना किसमें से, पेनिसिलियम नॉटेटम में से। ठीक है, उसमें दो साइंटिस्ट का और रोल प्ले होता है जिनका नाम है अर्न्स्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट और साथ में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन तीन साइंटिस्ट को मिलकर नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। तो 1945 में तीन साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या किया था, नोबेल प्राइज शेयर किया था टू प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक के लिए जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन जो कि किस ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रही है, पेनिसिलियम नॉटेटम। नाम आपको नहीं भूलना है, पेनिसिलियम नॉटेटम, NOTATUM, PENICILLIUM, पेनिसिलियम
नॉट एटम जिससे पेनिसिलिन मिला। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। और इसके बाद ऐसे बहुत सारी एंटीबायोटिक जो हैं उनकी डिस्कवरी होनी शुरू हो गई, ठीक है। और आज हम बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। आप हल्का सा बीमार होते हो, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देता है, तो वो अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग टाइप की बीमारी के लिए अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक यूज की जाती है। तो आज बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं जो कि क्योर हो रही हैं यूजिंग एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स कहाँ से मिल रही है हमें? फ्रॉम माइक्रोब्स। कहाँ से मिल रही है? अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स में से मिल रही है। और माइक्रोब के पास क्या कर रही है एंटीबायोटिक? माइक्रोब के पास ये एंटीबायोटिक अपने डिफेंस के लिए, कि वो खुद को बचाने के लिए, दूसरे माइक्रोब से खुद को बचाने के लिए क्या करता है, ये केमिकल रिलीज कर रहा है और हमने वही केमिकल निकाल के अपना यूज कर लिया, ठीक है। तो दिस इज एंटीबायोटिक, जिसमें आपको जितना लिखवा है इतना ये आपको याद होना चाहिए एंटीबायोटिक के बारे में। पेनिसिलिन कहाँ से मिली ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है, किसने डिस्कवर करी, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड इज ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड आपने पहले भी पढ़े हुए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक एसिड जनरली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये एसिड्स क्या होते हैं? जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। और ये कहाँ से मिलते हैं आपको? जनरली अर्थ में से, क्रस्ट में से, मिनरल्स में से मिल रहे हैं। और ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड वो जो कि हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है और हमारे खाने पीने वाले सब्सटेंस में भी प्रेजेंट है। हम जो खाते हैं, जो भी सब्सटेंस हम खा रहे हैं जनरली, उनमें भी आपके एसिड जो प्रेजेंट है वो क्या है? ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये एसिड जनरली वीक होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, तो खट्टे भी होते हैं, तो खटास देते हैं ये उस चीज को, ठीक है। तो एसिड, और वो उन एसिड्स को प्रोड्यूस करने वाले कौन से माइक्रोब हैं? अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे इन एसिड्स को प्रोड्यूस करके बेचना है, ठीक है, अगर इन एसिड्स को हमें बेचना है तो इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और प्रोड्यूस तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा माइक्रोब ये टाइप का क्या बना रहा है, ऑर्गेनिक एसिड। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कौन सा एसिड कौन सा माइक्रोब रिलीज करता है या कौन से माइक्रोब यूज होता है कौन सा एसिड बनाने के लिए, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला एसिड जो है वो क्या है? सिट्रिक एसिड। सबसे पहला एसिड सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में मिलता है, हमें लेमन वगैरह में आपको लिखता है, लेमन, ऑरेंज, इनमें जो आपको है सिट्रिक एसिड दिखता है, ठीक है। इसलिए वो खट्टे होते हैं। लेमन खट्टा क्यों है? सिट्रिक एसिड की वजह से। तो जो सिट्रिक एसिड है वो कौन से माइक्रोब की वजह से मिलता है आपको? एस्परजिलस नाइगर, याद रखना है आपको, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। सिट्रिक एसिड ASPERGILLUS, एस्परजिलस NIGER, नाइगर। आपको याद रखना है कि ये एक फंगस है। क्या है ये? फंगस, ठीक है, फंगस है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिट्रिक एसिड कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म से मिलता है, तो आपको एस्परजिलस नाइगर लिखने के साथ साथ आगे ब्रैकेट में ये भी लिखना है कि इट इज अ फंगस। तो एस्परजिलस नाइगर इज अ फंगस जो कि क्या बना के देती है? सिट्रिक एसिड। उसके अलावा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहाँ होता है? एसिटिक एसिड आपको विनेगर्स वगैरह में मिलता है। हम जो विनेगर खरीद के लाते हैं बाजार से, उन विनेगर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड होता है। ये कौन से बैक्टीरिया से मिल रहा है? एसिडोबैक्टर एसिटाई। किससे मिलता है? एसिडोबैक्टर एसिटाई, और इट इज अ बैक्टीरिया। ब्रैकेट में बी लिख दिया, इसका मतलब बैक्टीरिया है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है एसिडोबैक्टर, बैक्टर, बैक्टीरिया तो नाम में ही आ रहा है इसके, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया ही होगा। देन थर्ड वन इज ब्यूटायरिक एसिड। तो ब्यूटायरिक एसिड किससे मिलता है हमें? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ये भी क्या है? एक टाइप का बैक्टीरिया, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, CLOSTRIDIUM, क्लोस्ट्रीडियम, BUTYLICUM, ब्यूटाइलिकम। देन लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आप जानते हो कहाँ प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे मिल्क के अंदर, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया। इसको LAB भी बोलते हैं हम। LAB की फुल फॉर्म क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सो लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक एसिड दे देगा और ABCD करके पूछ लेगा कि व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C, व्हाट इज D, ठीक है। आपके बोर्ड्स के अंदर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, कि ऑर्गेनिक एसिड दे दिया और ब्लैंक ब्लैंक छोड़ के ABCD पूछ लिया आपसे, या फिर आपको नाम दे दिया माइक्रोब का, पूछेगा ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। पेनिसिलियम नॉट एटम दे दिया, पूछेगा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। देन एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं भाई? एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट।
बायोकैटलिस्ट का मतलब है बायोकेमिकल रिएक्शन को ये फास्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको बायोकेमिकल रिएक्शन करानी है तो उसमें एंजाइम जरूरी है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, सिमिलरली माइक्रोब्स के अंदर भी एंजाइम मिलते हैं। तो अगर मेरे को इंडस्ट्री में यूज करने के लिए कोई भी एंजाइम की जरूरत है तो मैं माइक्रोब से निकाल सकता हूँ, माइक्रोब के सेल में से वो एंजाइम निकाल के मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। यही करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम है जो कि हमें यूज होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे? सबसे पहला लाइपेज। कौन सा यूज हो रहा है? लाइपेज। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है, और अगर नहीं पता है आपको तो ये सुन लो कि जिस भी एंजाइम के आगे एस लग जाता है तो एस का मतलब होता है तोड़ देना। तो लाइपेज का मतलब क्या होगा? लाइपेज का मतलब होगा लिपिड को तोड़ने वाला। लाइप जो टर्म आई है वो आई है लिपिड से, ठीक है। तो ऐसा एंजाइम जो कि किसको तोड़े? लिपिड को तोड़े और तोड़ के डिसॉल्व करवा दे, ठीक है। तो लाइपेज क्या है? विच डाइजेस्ट द लिपिड, या आप कह सकते हो लिपिड डिसॉल्विंग एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो कि किसको डिसॉल्व करवा दे? तोड़ के लिपिड को तोड़वा दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लाइपेज। अब ये किससे मिलता है आपको? ये मिलता है कैंडिडा लाइपोलिटिका। किससे मिल रहा है? कैंडिडा लाइपोलिटिका। इट इज अ फंगस। एफ लिख दिया ब्रैकेट में तो इसका मतलब फंगस है। तो कैंडिडा लाइपोलिटिका इज अ फंगस जिससे आपको क्या मिल रहा है? लाइपेज। आप इस लाइपेज का यूज करते हो इंडस्ट्रियल लेवल पे। कहाँ यूज होता है इसका? लाइपेज का। लाइपेज इज यूज्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव स्टेन। जो डिटर्जेंट आते हैं, हम जो डिटर्जेंट खरीदते हैं बाजार से, उनके अंदर लाइपेज एंजाइम पहले से मिक्स होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऑयल के स्टेन्स होते हैं, ठीक है, और स्टेन भी किसके? स्टेन जनरली ऑयल के, ठीक है, ऑयली स्टेन्स। क्योंकि ऑयल जो है वो लिपिड होता है। तो अगर आपके किसी कपड़े पे ऑयल गिर चुका है तो आप किसका यूज कर सकते हो? डिटर्जेंट का यूज करके उसको साफ कर सकते हो, जिनके अंदर लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। तो लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज उस ऑयल को ब्रेक कर देगा, उसको डिसॉल्व करवा देगा पानी के अंदर। और अब क्या होगा? अब आप जैसे ही उसको धोने की कोशिश करोगे तो आपके कपड़े के ऊपर से वो स्टेन हट जाएगा। तो डिटर्जेंट्स के अंदर लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। आपसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे? आपको बोलेगा कि लाइपेज कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलता है? माइक्रोब से मिलता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कैंडिडा लाइपोलिटिका व्हिच इज अ फंगस, ठीक है। लाइपेज होते क्या हैं? तो लाइपेज वो एंजाइम्स है जो कि लिपिड को डिसॉल्व करवा देते हैं। लाइपेज यूज किधर होते हैं? तो लाइपेज यूज होते हैं डिटर्जेंट के अंदर, ठीक है। डिटर्जेंट के अंदर यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि स्टेन को, जो ऑयली स्टेन्स हैं, उसको डिसॉल्व करा के साफ करने में कपड़े से हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। आपको याद रखना है डिटर्जेंट में लाइपेज प्रेजेंट होता है। उसके अलावा पैक्टिनेज और प्रोटीएज, ठीक है। प्रोटीएज और पैक्टिनेज वो होते हैं जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे एंजाइम जो कि किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? प्रोटीन को। तो प्रोटीएज अब बताने की शायद ही आपको जरूरत होगी। प्रोटीएज, प्रोटीएज का मतलब एज मतलब तोड़ना, प्रोटी मतलब प्रोटीन। तो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स क्या कहलाएंगे? प्रोटीएज। सिमिलरली पैक्टिन, ठीक है। पैक्टिन भी जो है वो एक सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन आप कह सकते हो। तो पैक्टिनेज जो है वो पैक्टिन को तोड़ता है, ठीक है। तो प्रोटीन आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स। अब ये यूज किधर होते हैं? अब यहाँ पे यूज किधर हो रहे हैं? ये यूज हो रहे हैं क्लियरिंग फ्रूट जूस। हम जो बाजार से पैकेज बॉटल फ्रूट जूस लाते हैं, जैसे रियल का जूस ले आए आप, या कोई सा भी जूस लाए हो जो कि पैकेज है, वो पैकेज फ्रूट जूस के अंदर पैकेजिंग के टाइम पे क्या डालते हैं वो लोग? पैक्टिनेज, टू क्लियर द फ्रूट जूस। फ्रूट जूस को क्लियर करने के लिए कि फ्रूट जूस में आपके लम्प्स ना क्रिएट हो, पल्प ना क्रिएट हो जाए। ऐसे ऐसे जब आप उसको पियो तो आपके मुंह में पल्प ना आए। क्यों? क्योंकि पल्प का मतलब है आपके मुंह में सेल्स आ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे पैक्टिन डाल दोगे तो ये क्या करेंगे? इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देंगे, पैक्टिन को डिसॉल्व कर देंगे, और ये सेल जो है टूट जाएगा यहाँ पे। तो एक क्लियर हो जाएगा फ्रूट जूस जो है, ठीक है। तो इसलिए आप पीते हो तो ज्यादा आपके बड़े बड़े लम्प्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो पैक्टिन ऑलरेडी डाला होता है। पैक्टिन का किधर यूज होता है? फ्रूट जूस पे, फ्रूट जूस को क्लियर करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज से क्वेश्चन आता है भाई, ये एक बैक्टीरिया से मिलता है जो कि क्या है, जिसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस टाइप के बैक्टीरिया से हमें एक एंजाइम मिल रहा है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज किसके लिए यूज होता है? क्लॉट बस्टर्स की तरह यूज होता है। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी क्लॉट हो गया है, ठीक है, अगर किसी ब्लड वेसल्स में, आर्टरी में या वेन में कहीं पे ब्लॉकेज हो गई है ड्यू टू क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉट बन गया है, और उस क्लॉट की वजह से क्या हो रहा है? अब प्रॉब्लम आ रही है। तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए क्या यूज होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। तो एक एज ए मेडिसिन भी यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और कब दिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज? स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है भाई? हार्ट अटैक को ही बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो जब इंडिविजुअल को हार्ट अटैक आता है, ठीक है, हार्ट अटैक आता है तो जनरली उसकी बॉडी के अंदर क्लॉट क्यों आता है? क्या इसके क्या रीजन हो सकता है? तो वन ऑफ द रीजन ऑफ हार्ट अटैक इज
कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं या जो मेन कोई आर्टरी है उसके अंदर क्लॉट फंस गया है, अब वो क्लॉट क्योंकि ब्लॉक कर दिया उस मेन आर्टरी को उस क्लॉट ने, तो आपके हार्ट के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, तो हार्ट अटैक के केस में या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, उसके केस में एज अ क्लॉट बस्टर किसका यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रोब विच इज स्ट्रेप्टोकोकस, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बी लिख दिया आगे मैंने। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, 3 एंजाइम पढ़े। लाइपेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है आपको पता होना चाहिए, क्या काम होता है। पैक्टिनेस और आपके प्रोटीएस, इसका काम क्या होता है, किधर यूज होते हैं। थर्ड स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका काम क्या होता है और किधर यूज होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनका नाम भी पता होना चाहिए बैक्टीरिया का, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब चीजों से। ठीक है, तो उसके अलावा जो है हमें किसके बारे में पढ़ना है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। वो मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी में चेंज ला सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, या फिर किसी तरीके से मेटाबॉलिक चेंज दिखा सकते हैं। तो उसमें क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले साइक्लोस्पोरिन ए। क्या पढ़ना है, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, होता क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर क्या कौन प्रोड्यूस करता है वो देखेंगे। साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो एक टाइप का इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। ये कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कि पहली बार ही सुन रहे हो आप, आपको चैप्टर नंबर 8 में भी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी पढ़ा था मैंने, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का मतलब है, जैसे नाम बता रहा है, ये आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा। कब यूज करते हैं डॉक्टर इस इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट को, ऐसे टाइप के कब यूज करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, ताकि ऑर्गन रिजेक्शन ना हो जाए। ठीक है, ऑर्गन रिजेक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अपने सेल्स और पराये सेल को पहचान सकती है। तो अगर किसी और की बॉडी का ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर डाला जाए तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, किसकी, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की, ताकि आपकी इम्यूनिटी थोड़े दिन के लिए सो जाए, थोड़ी देर के लिए सो जाए, ताकि वो एकदम से अटैक ना करे उस ऑर्गन के ऊपर। धीरे धीरे करके जैसे जागेगी तो उसको लगेगा कि ये अपना ही ऑर्गन है, क्योंकि बाकी टेस्ट करके तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, ब्लड टेस्ट वगैरह मैच किए जाते हैं, बट स्टिल देयर इज अ चांस फॉर ऑर्गन रिजेक्शन। आपको याद आ रहा होगा जब मैंने वहां पे पढ़ा था आपको। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिया जाता है, जिसका एक एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या, साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि किससे मिल रहा है आपको, एक फंगस से मिल रहा है, जिस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, TRICHODERMA, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, POLYSPORUM। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये आपको याद रखना है नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज साइक्लोस्पोरिन ए और कहां से मिल रहा है। ये आपको बोलेगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे डॉक्टर कौन सा ड्रग देगा, तो आप बोलोगे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। वो पूछेगा कौन सा एग्जांपल बता दो जरा, तो आप बोलोगे साइक्लोस्पोरिन ए। वो पूछेगा सोर्स क्या है, तो आप बोलोगे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, उसके बाद स्टैटिन। ठीक है, स्टैटिन जो कि जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में हमें दूसरा मॉलिक्यूल पढ़ना है, स्टैटिन। करते क्या है ये स्टैटिन, ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देते हैं। अगर किसी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है तो डॉक्टर जो है उसको स्टैटिन दे सकते हैं। ठीक है, विच इज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो स्टैटिन क्या करता है, इट डिक्रीजेस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और ये किस ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, ये मिल रहा है मोनास्कस परप्यूरियस, MONASCUS, MONASCUS, मोनास्कस, MONASCUS, मोनास्कस परप्यूरियस, PURPUREUS, परप्यूरियस। ये एक टाइप का यीस्ट है। क्या है, ये एक टाइप का यीस्ट। ठीक है, तो आपको कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म है, क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी है। जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखी हैं माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या चीजें पता होनी चाहिए, एक बार फटाफट से कंपाइल कर लेता हूँ, ताकि जब आप नोट्स बनाओ तो अलग से इन चीजों को याद कर लेना ढंग से। जितनी चीजें लिखवाई हैं वो पता तो आपको होनी चाहिए, बट टिप्स पे क्या क्या याद होना चाहिए। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का नाम। डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं उनके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पेनिसिलिन कहाँ से मिला, किसने डिस्कवर किया, ये आपको पता होना चाहिए जरूर। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन किससे मिला आपको, पेनिसिलियम
नॉट एटम से आपको मिला, ठीक है, विच इज अ फंगस। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक एसिड्स में तो आपको ये पूरा जैसा मैंने टेबुलर फॉर्म में, इसीलिए टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको लिख दिया है ताकि आपको ऐसी ही फॉर्म में अपने नोट्स में सेम टू सेम लिख लेना है इसको और ऐसे ही याद कर लेना है कि सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, एसिटिक एसिड किससे मिलता है, ब्यूटाइलिक एसिड किससे मिलता है, लैक्टिक एसिड। बहुत इजी है। लैक्टिक एसिड तो आपको याद ही है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। देखो चेक करो, एसिटिक एसिड में ऑलरेडी नाम से पता चल रहा है एसिटोबैक्टर एसिटाई। देखो एसिटो एसिटाई तो ऑब्वियसली एसिटिक एसिड ही होगा, तो बहुत इजी है ये तो याद रखना। देन आपको याद दिख रहा होगा ब्यूटाइलिक एसिड, तो ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो यहाँ से आप गेस कर सकते हो कि ब्यूटाइलिकम जो है वो ब्यूटाइलिक एसिड से मिल रहा है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। सिट्रिक एसिड जो है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, विच इज एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। तो एमसीक्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जरूर, और आपके सीबीएसई देता है एबीसीडी करके, कहीं पे भी डैश डाल के एबीसीडी करके दे देगा। जब आप असाइनमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं ऐसे, ठीक है। उसके अलावा आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि लाइपेज कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलता है, ठीक है। फ्रूट जूस को क्लियर करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इन सब क्वेश्चन के आंसर अगर आपको दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद भी कर लेना, यही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली जो बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपको पूछेगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइम पे जो है कौन सा एंजाइम यूज किया जा सकता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। उसका सोर्स कौन क्या है, तो एक बैक्टीरिया है विच इज स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। उसके अलावा आपको बोलेगा एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का एग्जांपल दे दो, तो आपको आंसर पता है। कहां से मिलता है वो पूछेगा तो वो भी आंसर आपको पता है। स्टैटिन्स का फंक्शन पूछता है, व्हाट इज द फंक्शन फॉर स्टैटिन्स, तो स्टैटिन्स का फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। कहां से मिल रहा है, मोनेस्कस परप्यूरियस। ये जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ा है, ये जो थोड़ी सी चीजें मैंने आपको लिख दी है, इनको लिख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, फ्री के नंबर है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और बस आपको अगर आपने ये चीज याद रखी होगी तो आपको आते होंगे, ठीक है, अगर नहीं याद रखी होगी तो नहीं आते होंगे, ठीक है। बीच का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो याद कर लो इसको, स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर कि यूजेस ऑफ माइक्रोब्स क्या है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो क्या होता है, उसमें माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।